Students, as I told you in the previous session of the topic traders, kings and pilgrims, in previous session we talked about trade and traders and how to find about trade and traders हमने बात करी। उसके बाद हमने न्यू किंगडम्स एंड अलोंग द कोस्ट की बात करी और उसके लिए हमने खास बात देखी कि न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, इसमें क्या खास बात थी कि सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने जाना था कि इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन एक बहुत लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन होने के साथ साथ यहाँ पे हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज भी थे एंड जिसकी वजह से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ का कावेरी वैली रीजन था, इट वाज द मोस्ट फर्टाइल एरिया और जो चीफ्स और किंग्स इस एरिया को कंट्रोल करते थे दे बिकेम वेरी मच रिच एंड पावरफुल। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द संगम लिटरेचर कि संगम लिटरेचर वो लिटरेचर था विच फ्लरिश इन तमिलनाडु इन फ्रॉम थर्ड सेंचुरी BC टू थर्ड सेंचुरी AD और ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराई अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। तो वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ द सेम टॉपिक। टुडे विल कंटिन्यू। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। द लिटरेचर हैज़ मेंशन द वर्ड मुवेंदार। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि लिटरेचर में एक वर्ड मेंशन हुआ है मुवेंदार, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स दैट इज़ द चोलास, द पांड्यास एंड द चेरास। द किंगडम्स आर ऑल्सो रेफर टू इन अशोकाज एडिक्स। अगर हम बात करें तो अशोका की एडिक्स में भी हमें इन किंगडम्स का जिक्र मिलता है, रेफरेंस मिलता है। दीज वर सिचुएटेड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा इन द टेरिटरी कॉल्ड तमिलकम। ये कहाँ सिचुएटेड थे इंडिपेंडेंट किंगडम्स? नियर द मीन्स साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा के साउथ में, जिसको क्या कहा गया? तमिलकम, दैट इज तमिललैंड, जिसको तमिललैंड कहा जाता था। एंड ईच ऑफ द kingdom each of the kingdom, these chiefs had two important centers of power। और इन सब chiefs के they had two important centers of power। one was inland and another of the coast। inland भी होता था, मीन्स इनका inside the state भी होता था and on the coast भी they used to control। Puhar and Kaveripatnam, the port of Cholas, and Madurai, the capital of Pandyas, are worth mentioning। पुहार और कावेरीपट्टनम एंड ऑफ द पोर्ट ऑफ द चोलास, जो कि चोलास का पोर्ट था, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास, जो कि मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल्स थी। इन दीज आर द वर्थ मेंशनिंग एरियाज। इनका अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो दैट विल बी इनकम्प्लीट। The kings in these kingdoms were good administrators। यहाँ के इन kingdoms के जो kings थे they were very good administrators। The Cholas maintained a fleet of ships। चोलास ने एक अपना बहुत बड़ा बाड़ा, एक बहुत बड़ा बेड़ा हम हिंदी में बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स को, कि उसने एक बहुत बड़ा अपना बंदरगाह बना लिया था, शिप्स का बहुत बड़ा बेड़ा खड़ा कर लिया था। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। इसके पास चोलास के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी, जिसको आप आज नेवी कहते हैं। द किंग्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। किंग अपने आप से कोई रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते। देन हाउ डिड दे मीट द एक्सपेंसेस? तो फिर उनके एक्सपेंसेस कैसे पूरे होते थे? तो उसका जो आंसर है वो ये है कि दीज किंग्स डिमांडेड एंड रिसीव्ड। ये डिमांड करते थे और रिसीव भी करते थे गिफ्ट्स फ्रॉम द कॉमन पीपल। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे बड़ी बड़ी जर्नीज पे जाते थे, एक्सपीडिशंस पे जाते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और नेबरिंग एरिया से ये लोग ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज केप्ट फॉर द किंग। जो रेवेन्यू का पार्ट होता था वो किंग के लिए रखा जाता था। रेस्ट और यूज़ फॉर द पब्लिक वर्क्स, जैसे रोड्स बनाना, टैंक्स बनाना, सैलरीज देना, आर्मी का रख रखाव करना, है ना, बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स का रेनोवेशन कराना, उनको रेनोवेट कराना। दीज किंग्स वर ऑल्सो पेट्रन्स ऑफ आर्ट। ये राजा भी, ये किंग्स भी आर्ट के बहुत बड़े पेट्रन से, कदरदान थे। एंड ऑफन रिवॉर्डेड द पर्सन आर्किटेक्ट।
आर्किटेक्ट्स हैं, ये टाइम टू टाइम आर्ट को बहुत ज़्यादा, ये आर्ट को कहना चाहिए अप्रिशिएट करते थे, और ये टाइम टू टाइम पोइट्स एंड आर्किटेक्ट्स को भी रिवॉर्ड करते थे विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरिट्स एंड द फाइन क्लोथ. तो मीन्स दे यूज टू appreciate, and in appreciation they used to reward these people. Another important dynasty was known as Satavahanas, a powerful kingdom in Western India. ये एक वेस्टर्न इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास वाज गौतमीपुत्र श्री सतकारणी. अंडरलाइन कर लें, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमीपुत्र श्री सतकारणी. गौतमीपुत्र श्री सतकारणी. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज मदर. और उसके बारे में हमको उसकी मदर से जो एक इंस्क्रिप्शन कंपोज की उससे भी पता चलता है. गौतम, और वो मदर कौन थी? गौतमी बालश्री. He and other Satvana rulers were known as lords of Dakshinapata. So गौतमीपुत्र श्री सतकारणी ये सतवाना रूलर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे. ही नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथा, और इनको यहाँ तक माना जाता था लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथा. लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो रूट साउथ की तरफ जाता था उसका इनको गॉड माना जाता था. विच वॉज ऑल्सो यूज एज नेम फॉर द इंटायर सदर्न रीजन, जो कि पूरे इंटायर सदर्न रीजन के लिए भी यूज़ होता था. दैट वॉज द नेम एज दक्षिणापथा. ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट. उसने अपनी आर्मी ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न कोस्ट में भी भेजी थी. The story of the silk route, which is very important. The rich glossy colors of silk. अब rich glossy colors of silk, अगर आपने silk देखा हुआ, it has a very vibrant colors. Means silk में बहुत vibrant colors होते हैं. It has a glossy texture, very smooth texture. तो ये एक ऐसा फैब्रिक बन गया था जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूड, हाईली वैल्यूड फैब्रिक था ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिल्क बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट रॉ सिल्क from the cocoons of silkworms. फिर उसको it had to be spun into thread and then woven into cloth. and ये टेक्निक बहुत सीक्रेट है कि चाइना was the first country around 7,000 years ago who was the first invented silk. वो नहीं चाहता था कि कोई और कंट्रीज़ के बारे में जाने, और उन्होंने ये बहुत ईयर्स तक अपने ये सीक्रेट्स को बहुत सेफली सीक्रेट्स ही रखा ताकि दूसरे लोग सिल्क ना बना सकें. एंड सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट. अब कुछ चाइनीज़ ट्रेडर्स जो डिस्टेंट लैंड्स पे गए, चाहे वो पैदल गए, हॉर्स से गए या कैमल से गए, दे कैरिड देयर सिल्क टू सोल्ड आउट इन दोज एरियाज. द पास दे फॉलोड, और जिस रास्ते से वो अदर कंट्रीज़ में गए, दैट वाज नोन एज सिल्क. मीन्स दोज पाथ्स, different paths were known as silk routes. and northern western India who lived, north western Indians जो कि रहते थे, who lived near the Ganges river, played prominent role. इन Indians ने बहुत prominent role निभाया as a middleman in the China Mediterranean silk trade, चाइना के silk trade में. and because as early as the 3rd century AD they understood, और क्योंकि उनको पता चल गया था 3rd century AD आते आते, that silk was a lucrative product of the Chinese empire. क्योंकि सिल्क एक बहुत ही कीमती प्रोडक्ट है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है फ्रॉम द चाइनीज़ एम्पायर. अब हम ज़रा सिल्क रूट के बारे में बात करें. द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स. ये कल्चरल लिंक्स का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न पीरियड में. दीज रूट्स वर यूज बाय ट्रेडर्स टू ट्रेड गुड्स. ये रूट्स ट्रेडर्स यूज़ करते थे फॉर ट्रेड गुड्स. एंड दीज रूट्स निटेड टुगेदर. आगे चल के ये जो वास्ट रीजन ऑफ एशिया का था, इट वॉज निटेड, ये कनेक्ट हो गया किसके साथ? यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.